हम जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग क्या है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स व्हिच आर अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब हम बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में कौन कौन से प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं और उनके क्या क्या मेथड्स हैं, उनको हम जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सो स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास लीफो मेथड है, फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे 11th और 12th में। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट एएस 13 दे रखा है जो हमें ये बताता है कि कब कब और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट को हमें वैल्यू करना है। अच्छा, आगे ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसके लिए एएस 12 सेपरेट दे रखा है जिसमें आपको ये बताएंगे कि कब कब और कैसे कैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा है ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन कंट्री ट्रांजैक्शन, एएस 11 इसके लिए सेपरेट दे रखा है। मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें भी दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके लिए भी सेपरेट एएस 3 दे रखा है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसकी अकाउंटिंग के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो मैं 3 बता रखा है, एमपीएस, मटीरियलिटी, प्रूडेंस और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है मटीरियलिटी का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि हम क्या करेंगे, मटेरियल इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे और जो इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है उसको जो है सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ये दे रखा है कि इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस अफेक्ट करता है डिसीजन ऑफ यूजर, उसको हम जो है मटेरियल इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस अफेक्ट करता है डिसीजन ऑफ यूजर, उसको जो है मटेरियल इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पे और नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस पे। ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट हम ये देखेंगे कि कंपनीज एक्ट हमें ये बताती है कि कोई भी आइटम जिसकी वैल्यू मोर देन 1% ऑफ रेवेन्यू, और 1 लाख विचएवर इज हायर, उसको जो है हम मटेरियल इंफॉर्मेशन मानेंगे। तो कंपनीज एक्ट हमें ये बताती है कि कोई भी आइटम जिसकी वैल्यू 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विचएवर इज हायर, उसको जो है हम मटेरियल इंफॉर्मेशन मानेंगे। एक और चीज हमें ये दे रखी है कि लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स मोर देन 5% जो है हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी शेयर होल्डर जो 5% से ज्यादा जो है शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं उसको हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। एंड एक और पॉइंट दे रखा है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ टाइम ऑफ यूजर, ताकि वो फोकस कर सके इंपॉर्टेंट आइटम्स में। तो अगर हम मटेरियल इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे तो यूजर का टाइम बचेगा ताकि वो इंपॉर्टेंट चीजों पर ही फोकस कर सके। अब हम देखने जा रहे हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस हमें ये कहता है कि हमें जो है एस्टिमेटेड लॉसेस को जो है रिकॉर्ड कर लेना चाहिए लेकिन एस्टिमेटेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। हमें क्या बताता है कि रिकॉर्ड एस्टिमेटेड लॉसेस बट नॉट एस्टिमेटेड इनकम अंटिल इट बिकम्स वर्चुअली सर्टेन। अब ये हमें ऐसा इसलिए बताता है ताकि प्रॉफिट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड, लॉसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड, एसेट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज आर नॉट अंडरस्टेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैंने इनकम को जो है एस्टिमेटेड इनकम को रिकॉर्ड कर लिया जो भी वर्चुअली सर्टेन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट मेरा ओवरस्टेट हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये ना हो इसलिए प्रूडेंस प्रिंसिपल है। लॉसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड, फॉर एग्जांपल कोई लॉस होने वाला है जिसको मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा है, कोई लॉस होने वाला है जिसको मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा है, तो मेरे जो लॉसेज हैं वो अंडरस्टेटेड हो जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली एसेट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज आर नॉट अंडरस्टेटेड। एक और हमें पॉइंट दे रखा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये हमें कहता है कि रियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को हम जो है प्रेफरेंस देंगे ओवर लीगल फॉर्म। ठीक है, तो ये अभी इतना खास है नहीं कि आप जो है फाइनल में जाओगे तो और डीप में पढ़ोगे, तो इसको तो बस इतना याद रख लो कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब रियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को हम प्रेफरेंस देंगे ओवर लीगल फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि मैनर ऑफ डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस में अडॉप्ट करी है उसको डिस्क्लोज करो, उसको जो है डिस्क्लोज करो और बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनाओ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाओ। और आप डिस्क्लोज कर तो रहे हो लेकिन उसको एक ही जगह पे डिस्क्लोज करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट करी है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस हम डिस्क्लोज करेंगे एंड दिस शुड फॉर्म पार्ट ऑफ एफएस। उसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाएंगे और उसको जो है एक ही जगह पे डिस्क्लोज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो आपने सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर ली है उसको जो है कंसिस्टेंटली फॉलो करो। फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड से अडॉप्ट कर लिया है तो उसको जो है आप कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर उसी को फॉलो करो। अब ये कह रहा है कि कब हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, कब हम स्ट्रेट लाइन मेथड को जो है WDV पे लेके आ सकते हैं।
तो इसमें ये कह रहा है कि हम जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम कब करेंगे? जब कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि आप कर सकते हो। ये बोल रहा है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। और नंबर 3 बोल रहा है कि मीनिंगफुल एंड बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल एंड बेटर प्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन बनता है, तो ये कह रहा है कि अगर आप जो है एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आप लेना चाहते हो, और उसका रीजन ये है कि आपका मीनिंगफुल और बेटर प्रेजेंटेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि अगर आपने अपनी जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर दिया है तो उसके लिए आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो आपको पहले तो ये बताना है कि क्या उसका रीजन था, उसका क्या रीजन था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि क्या रीजन था। तो रीजन में हम ये बताएंगे कि किसी एएस के अकॉर्डिंग था, हमने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करा, या फिर हमारा रीजन ये था कि हमारा जो है बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट हम ये बताएंगे कि इफेक्ट ऑन करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। हमने जो चेंज करा उसमें करंट पीरियड के प्रॉफिट और फ्यूचर के प्रॉफिट में क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसको एब्सोल्यूट अमाउंट से बताएंगे। फॉर एग्जांपल हम ये बताएंगे कि एसएलएम से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो हमारा प्रॉफिट जो है 1 लाख बनता था, लेकिन डब्ल्यूडीवी से चार्ज करते तो हमारा जो है प्रॉफिट हो गया 80,000। ठीक है, फॉर ये बस मैंने एग्जांपल लिया है। तो आपको ऐसा बताना है कि करंट ईयर के प्रॉफिट में इतना फर्क आ रहा है और आपके फ्यूचर पीरियड प्रॉफिट में इतना फर्क आएगा। और नीचे हमको ये बता रखा है कि अगर आप जो है मेजर नहीं कर पा रहे हो, आप ये मेजर नहीं कर पा रहे हो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या इफेक्ट रहा आपके एफएस पे, तो आपको जो है फैक्ट ऑफ इमेजरेबिलिटी बताना है। मतलब आपको ये फैक्ट बता देना है कि हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्लोजर फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ना एएस 1 में मैक्सिमम इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, कौन कौन से जो है फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माने जाएंगे। पहला पॉइंट दे रखा है कि अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शंस। मतलब ये कह रहा है कि पहले कुछ ट्रांजेक्शंस हो रहे थे और अब कुछ ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जो अब ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो डिफर करते हैं इन सब्सटेंस। ठीक है, मतलब वो डिफर करते हैं इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग ट्रांजेक्शन, तो उसको जो है हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम जो है इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडॉक एक्स ग्रेटिया पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट्स। ठीक है, तो इसको अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा। मतलब पहले क्या करते थे आप, एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाते थे तो उसको जो है आप ग्रेच्युटी का पेमेंट कर देते, लेकिन अभी क्या कर रहे हो, आपने एक फॉर्मली जो है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम जो है इंट्रोड्यूस कर दी है, तो इसको जो है हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है कि आपने कोई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है। अडॉप्शन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और दैट वर इमटेरियल। मतलब कोई ऐसी आपने पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के लिए जो पहले कभी हुए ही नहीं थे, और होते थे लेकिन वो इमटेरियल होते थे। तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि इनको हम जो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्या है, तो CAG, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर अक्रूवल और G फॉर गोइंग कंसर्न। आई गेस इनको मुझे जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन मेरे हैं CAG। हमारा ये असम्पशन रहता है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए हैं तो आपने इन तीनों को फॉलो करा है। ठीक है, बैलेंस शीट, P&L और CFS को बनाते समय आपने इन तीनों को फॉलो करा है। तो अगर आपने इसको फॉलो करा है तो आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा है तो आप उसको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। तो ये हमारा हो गया AS1 का कंप्लीट रिवीजन। अब देखो ये जो है एक तो ओवरव्यू था पूरा, अब मैंने आपको ये पूरा AS1 समझा दिया, आपको इसको बस समझना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपको काम क्या करना है कि आपको जो आईसीए मटेरियल में इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उनको करके जाना है, क्योंकि वही जो है कट पेस्ट रिपीट होते हैं और मार्क्स उसी में से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई आपने AS1 का इलस्ट्रेशन देख लिया और उसमें जो थ्योरी दे रखी है, मतलब जिस तरह से थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट कर रखी है, आपको भी उसी तरह से प्रेजेंट करके आनी है, तभी आपको जो है 5 में से 5 मिलेंगे। अगर आपने जो मेरा मतलब ये ओवरव्यू के अकॉर्डिंग अगर आप अपने मन से लिख के आ जाओगे तो शायद आपको मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे लेकिन थोड़े कम मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि आप जो है आईसीए मटेरियल की लैंग्वेज को फॉलो करो। ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू था रिवीजन के लिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जो है आईसीए मटेरियल के इलस्ट्रेशन की प्रेजेंटेशन को लर्न करके जाना, समझ के जाना।